हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक समस्या हम सभी के सामने हमारे प्रिपरेशन के टाइम पर आती है कि जैसे ही हमारा एग्जाम निकलने में देरी होती है, लोग बाग हमारे बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। कभी हमको फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आएगी, कभी हमको वित्तीय रूप से समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो कभी अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में देरी होने पर, एग्जाम क्रैक करने में देरी होने पर वहां पर लोग जो हैं आपके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन उन सभी सिचुएशन में, है ना, ये एक लाइन है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये जो बुरा वक्त आपको लग रहा है कि सर ये तो हमारे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो गया है, लोग अब बातें करने लगे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो इस बुरे वक्त की भी आप अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि ये बुरा वक्त जो है वो भी एक दिन गुजर जाएगा। और इस चीज को समझाने के लिए आज मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप को अगर ठोकर लग रही है तो आगे आप अगली बार जब चलेंगे तो चीजों में संभल कर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए और इसी विचारधारा, इसी एटीट्यूड के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या? क्वेश्चन था कि गीता मेहता पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? गीता मेहता का हाल ही में निधन हो गया है। आप देख लीजिए इनको, ठीक है। हालांकि एग्जाम में फोटो तो नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर फोटो देने का अगर हम मकसद की बात करें, हमारे एम की बात करें, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि फोटो के साथ में लिंक करके आपको ये याद रह जाए कि अगर हम गीता मेहता की बात कर रहे हैं तो गीता मेहता जो है वो कौन थी? वो राइटर थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि फोटो देखकर हमको चीजें जो है वो याद रह जाती है, इसलिए हर स्लाइड पर आपको एक फोटो जो है वो नजर जरूर आएगी। तो याद रखना है कि गीता मेहता अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखिए कि वो एक राइटर थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड अभी तो 41 की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद मैं आपसे 42 की भी बात करूंगा, क्योंकि भारत के 42वें एक तरीके से आप देखेंगे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42वें साइट को स्थान जो है वो मिल गया है। तो वर्तमान में यहाँ पर संख्या जो है वो कितनी हो गई है? वो 42 हो गई। अभी जो क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये भी रिसेंट का है इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास में, विच हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन जो है उसको शामिल किया गया है किसमें? 41वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। बात समझ में आ रही है? और किसके? तो शामिल किया गया है यूनेस्को के। जिसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? तो वो है पेरिस में। राइट। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो पेरिस में है। भारत में अगर मैं बात करूं, ये तो अभी की बात होगी कि सर रिसेंटली 41 नंबर पर किसको स्टेटस मिला है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में सबसे पहले यूनेस्को की साइट में किसे शामिल किया गया था? तो सबसे पहले 1983 में, ठीक है, शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? शामिल किया गया ताजमहल,
आगरा फोर्ट और अजंता एंड एलोरा केव्स को। तो ये बाकी के जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिए कि ये 1983 में शामिल होने वाले भारत की तरफ से या भारत के पहले, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इन साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बात समझ में आ रही है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आधार पर कि सबसे ज्यादा किस देश में जो साइट्स हैं वो कहां पर देखने को मिलती हैं, तो नंबर ऑफ हेरिटेज साइट के बेसिस पर अगर हम कंट्री की रैंकिंग की बात करते हैं, तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो विश्व में कौन से स्थान पर है, तो वो 6वें स्थान पर है, 6 पोजीशन पर है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है 41वें नंबर पर कौन था, किसे शामिल किया गया, तो शांति निकेतन को। 1983 में सबसे पहले साइट जो है वो शामिल हुई, कौन कौन सी, ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता और एलोरा केव्स जो हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो इसमें शामिल की गई। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, 16 नवंबर। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और नंबर ऑफ हेरिटेज साइट के बेसिस पर इंडिया वर्ल्ड में 6 पोजीशन पर है। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेटेड, अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है वो मनाया जाता है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। सितंबर का जो तीसरा शनिवार होगा उस दिन ये मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और मनाया क्यों जाता है, ताकि जो रेड पांडा हैं उनके संरक्षण के हेतु जागरूकता फैलाई जा सके। बात समझ में आ रही है। और एक पॉइंट तो ये याद रखिए, अगर मैं रेड पांडा की बात करता हूं तो रेड पांडा जो है वो मेनली कहां देखने को मिलते हैं, तो मुख्यतः ये देखने को मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय में। बात समझ में आ रही है। मुख्यतः ये कहां देखने को मिलते हैं, तो ये ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो इनको संरक्षण दिया जाए, संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। और कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ईस्टर्न हिमालय के मुख्यतः ये प्रजाति के तौर पर जाने जाते हैं। और क्यों ये लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्यों ये लुप्त होने की कगार पर हैं, तो एक चीज याद रखिए कि मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक पॉइंट ये भी याद इसमें रखना है। तो रेड पांडा 3rd सैटरडे इन सितंबर में रेड पांडा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। रिसेंटली हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबिल टीएम कंपनी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो पूरा इसको अगर आप देखेंगे तो एक्सॉन मोबिल, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है, देखकर समझ ही गए होंगे। ठीक है, किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया है ऋतिक रोशन साहब को। बात समझ में आ रही, किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है ऋतिक रोशन को। तो यहां पर फिलहाल इतनी चीजें याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है कि हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी DIPA, जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, उसके
चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वहां पर पूछ रहा है कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इनको आप देख लीजिए और इनको देखकर याद कर लीजिए कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है धनंजय जोशी। तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया? धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया। ठीक है, राइट आंसर धनंजय जोशी है। एक पॉइंट और याद रखिए, क्योंकि चेयरमैन देख रहे हैं तो वॉइस चेयरमैन भी आपको पता होना चाहिए, वो भी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो इसके वॉइस चेयरमैन कौन है? इसके वॉइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अगर आप देखेंगे तो उनका नाम है संदीप गिरोत्रा। उसका नाम है संदीप गिरोत्रा। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये DIPA जो है ये आखिर करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करेंगे, इसके एम की अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को इंडिया में प्रमोट करना और उसके ग्रोथ के लिए लगातार प्रयास करना। ठीक है, तो इसके एम की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को प्रमोट एंड ग्रोथ के लिए काम करना। बात समझ में आ रही है? ये इसका क्या है, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका एम है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसमें याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आपसे पूछ रहा था कि दूरसंचार उद्योग निकाय जो है DIPA के नाम से जानते हैं, वहां पर किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो चेयरमैन नियुक्त किया गया है धनंजय जोशी को। और वाइस चेयरमैन इसके कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं संदीप गिरोत्रा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू एम्पावर रूरल यूथ। ठीक है, एक स्कीम जो है एक लॉन्च की गई है, शुरुआत की गई है, नाम है उसका स्किल्स ऑन व्हील्स। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो किसने की है? इसकी शुरुआत की है एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर किसका हमको देखना है। यहां पर आप देखिए तो आपको दो लोगों की फोटो दिखाई दे रही होगी। एक आपको फोटो दिखाई दे रही है ओम बिरला जी की और दूसरी आपको फोटो दिखाई दे रही है धर्मेंद्र प्रधान जी की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर यह पूछ रहा है कि किस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर बताइए एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन इसकी जब शुरुआत की बात आएगी तो यहां पर दो व्यक्तियों का नाम आएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दूसरा नाम आएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो जब ऑप्शन के आधार पर आपको चीजें जो हैं वो लगानी है, आपको पता दोनों होना चाहिए कि सर शुरुआत किसके द्वारा हुई है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दूसरा है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन क्योंकि यहां पर पूछ रहा है कि किस मिनिस्टर के द्वारा, इसलिए सिर्फ आप धर्मेंद्र प्रधान या एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें किया क्या जाएगा, तो यहां पर याद रखिए कि इस स्किल ऑन व्हील्स योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 60,000 यूथ को क्या किया जाएगा, स्किल करने का प्रयास किया जाएगा। और 60,000 यूथ में मेनली या स्पेशली अगर हम देखें वोमेन को। बात समझ में आ रही है? और किस प्रकार से, तो डिजिटली स्किल करने का काम जो है वो किया जाएगा, डिजिटली स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि डिजिटली स्किल डेवलपमेंट करके और प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर और क्या करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के बाद उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा कि वो नौकरी पाने योग्य बन सकें।
मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए कि आप नंबरों को लेकर बस बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर आप जीरो हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपका जो पढ़ाई होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो एनालिटिकल फॉर्म में होनी चाहिए। आपको हर चीज का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि वो आपको नौकरी दिलवा सके। बात समझ में आ रही है? पहले के टाइम पर आप देखते थे कि 90% 95% वाला व्यक्ति जो है टॉप किया हुआ यूनिवर्सिटी पे व्यक्ति, और जब रोजगार की बात आ रही है तो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ये समस्या ना, तो इन्हीं सारी चीजों में सुधार के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलने के लिए प्रयास कर रही है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज और याद रखिए कि किसके मतलब ये तो समझ में आ गया कि सर कर कौन रहा है क्या है, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है। दो इंस्टीट्यूशन के नाम यहाँ पे याद रखिए, एक याद रखिए एनएसडीसी और एक याद रखिए इंडस एंड बैंक, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का याद रखिए और याद रखिए कि इनके सम्मिलित प्रयास से ये कार्य जो है वो पूरे करने के एम को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इतने पॉइंट को आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि हु वाज नेम्ड एज द परमानेंट सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और एक व्यक्ति की फोटो है, देख लीजिए और फिर बताइए कि इनका नाम क्या है। अगर पहचानते हैं तो ठीक, अदरवाइज फिर याद रखिए कि इनका नाम है निहार मालवीय, ठीक है। और किसके ये परमानेंट सीईओ के तौर पर नामित किए गए हैं? तो पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। और इसके सीईओ के तौर पर आप देखेंगे तो निहार मालवीय, राइट। दूसरा याद रखिए कि ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस है ये है क्या? तो कंज्यूमर बुक्स के फील्ड में इसको अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर के तौर पर जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कंज्यूमर बुक्स के मामले में ये विश्व का सबसे बड़ा पब्लिशर के तौर पर भी पहचाना जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल पीस डे 2023 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2023 जो है वो कब मनाया गया है और क्यों मनाया गया? तो ये अगर हम बात करें तो हाल ही में आप देखेंगे कि 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पीस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 2023, ठीक है। कब? 21 सितंबर को। और क्यों? तो क्यों का रीजन ये है ताकि शांति, अहिंसा, संघर्ष समाधान आदि के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। बात समझ में आ रही है? तो क्यों मनाया जाता है? ताकि शांति, अहिंसा, संघर्ष समाधान आदि के प्रति क्या किया जा सके? जागरूकता फैलाई जा सके। और किन बिंदुओं पर यह फोकस करता है? तो असमानता से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार को बढ़ावा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस बिंदु पर इसका फोकस होता है, तो याद रखिए
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे किन बिंदुओं पर ये फोकस करता है। तो असमानता से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन जो है उसमें कमी करने के लिए प्रयास और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए ये फोकस करता है। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लगातार मैं आपको कराता रहा और एक नाम आपको याद हो गया होगा, मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एक बड़ा नाम है और लगातार विजेता की जो लिस्ट है अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स में आपको मैक्स वर्स्टापेन जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, अभी ये पूछ रहा है कि सर हु वाज द वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टापेन नहीं है, इनका नाम है कार्लोस सेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 की बात आएगी तो वहां पर नाम लिया जाएगा कार्लोस सेंज का। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट जो है वो डाली हुई है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इटालियन, डच, हंगेरियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, स्पेनी, इस तरीके के अलग अलग हैं। और उसमें जो लिस्ट है ज्यादातर जगहों पर आपको मैक्स वर्स्टापेन दिखेंगे और कुछ जगहों पर अलग अलग रेसर जो हैं उनके नाम आपको दिखेंगे, वो भी याद रखिए। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इज टू बी कॉल्ड एज। आप सभी ने अभी देखा होगा कि हमारे जो संसद थी वो एक नई बिल्डिंग पर संचालित होना शुरू हो गई है। ठीक है, और पुराने संसद भवन का क्या होगा, क्या उसको क्या किया जाएगा उन चीजों का, तो यहाँ पर याद रखिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो पुराना संसद भवन है, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा संविधान सदन। तो आपको याद रखना है कि जो पुराना संसद भवन है उसको क्या बोला जाएगा, संविधान सदन बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो संविधान सदन है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बनाने की, इसकी जो चीजें देखने को मिली थी, नींव पड़ी थी, वो पड़ी थी 1921 में। तो 1921 में ये स्टार्ट हुआ और 1921 में स्टार्ट होने के बाद में लगभग 6 वर्षों के समय लगा। और 6 वर्ष के बाद, है ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और कितना समय इसने लिया था, है ना। और 6 वर्षों के बाद 1927 में ये बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। तो ये भी एक अपने आप में देखिए कि कितने समय के बाद में ये बिल्डिंग को तैयार किया गया। और तैयार होने के बाद में इस बिल्डिंग में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई गई, अलग अलग कानून का निर्माण किया गया ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। अब देखिए जब हम सेकेंड बात करते हैं ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की, अब आपको ये पता चल गया कि न्यू में शिफ्ट तो कर गए हैं, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर ये भारत की लोकतांत्रिक विरासत के प्रति समर्पण के प्रतीक को कहीं ना कहीं दर्शाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि भारत के लोकतांत्रिक विरासत के प्रति समर्पण का भाव यहां से उत्पन्न होता है। कहां से? ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से। और अगर हम न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहां से आपको चीजें दिखाई देंगी, क्या प्रतीक है, क्या आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आधुनिकता की बात करती है और साथ में ग्रोथ की भी बात करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि ये विकास की बात करती है, आधुनिकता की बात करती है, और जो ओल्ड पार्लियामेंट्री थी वो भारत में लोकतांत्रिक विरासत के प्रति समर्पण का भाव लेकर कार्य करती है।
तो उस तरीके से भी उसको पहचाना जा सकता है। क्लियर है? चलिए इतने पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन यूनेस्को से रिलेटेड कराया था और वहां पर मैंने आपको 41 पूछा था, क्योंकि ये दोनों 41 और 42 हाल ही में ऐड हुई हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपको कराए हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आप याद रखिए कि यूनेस्को की भारत में 42वें साइट के तौर पर किसे सम्मिलित किया गया है, तो वहां पर आपको याद रखना है कि वो किसे सम्मिलित किया गया है, वो सम्मिलित किया गया है होयसाला टेम्पल को। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर देखें तो यहाँ मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है कि भारत में यूनेस्को का या वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको बताई दिया कि भाई सबसे पहले 1983 में 4 साइट जो हैं वो शामिल की गई थी। कौन कौन सी? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ये अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले यूनेस्को की साइट में कौन था तो किसको शामिल किया गया, तो 1983 में ये 4 आएंगी। ये पूरी लिस्ट आप देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और अगर ये नहीं याद होता कि कब, तो एटलीस्ट आप नाम जरूर याद रखें। बात समझ में आ रही है? और कहां से संबंधित है वो भी याद रखें। क्लियर है? चलिए तो यहां पर हम नीचे से देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट की, तो 42 पे आता है क्या, होयसाला टेम्पल। ठीक है, कहाँ है ये, तो ये कर्नाटका में है, 2023 में इसको ऐड किया गया। फिर उसके बाद शांति निकेतन 41 पोजीशन पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया है, वो भी कहाँ है, वो वेस्ट बंगाल में है, 41 नंबर का हुआ। फिर धौलावीरा की हम बात करते हैं 2021 में गुजरात में ये है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो काकतेय रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है उसको हम देखते हैं और ये तेलंगाना में है, ये भी 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये प्रॉपर लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप इसको याद जरूर कर लें, एक बार देख लें और देख लें कि किस राज्य में कहां पर कितने एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के देखने को मिलते हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि सर कितने हैं, तो टोटल अब इंडिया में 42 है ना, 400 मतलब आप देखेंगे तो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और 42 होने के साथ में विश्व में अगर आप देखिए तो वर्ल्ड में भारत का जो स्थान है वो कितना हो गया है, तो भारत 6वां स्थान पर बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो भारत जो है वो 6वें स्थान पर है। क्लियर है? तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि 20 सितंबर को लोगों ने उत्साहपूर्वक नुआखाई त्योहार मनाया है, इसका संबंध किस राज्य से है। हाल ही में ये घटना त्योहार जो है वो आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पर भी ये चीजें बनी हुई हैं। अगर आप न्यूज से जुड़े हुए हैं, करंट से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कमेंट करिए, फटाफट बता दीजिए कि सर ये किस राज्य से संबंधित है और अपनी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।